नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, एथेनॉल मिश्रण की प्रक्रिया शुरू करने के बाद से लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। जगदीप धनखड़ कल 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। न्यायाधीश उदय उमेश ललित देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रताप यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केंद्र ने 31 अगस्त से हवाई टिकटों पर लगी किराया सीमा समाप्त करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार की 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की योजना। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की 2 किस्तों के रूप में 1,16,000 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार ने कहा, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कॉर्बेवैक्स को एहतियाती खुराक के रूप में लेने का विकल्प उपलब्ध होगा। गोवा में सभी 186 पंचायतों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। और निर्वाचन आयोग कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक का आयोजन करेगा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पानीपत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल संयंत्र से आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन के अनेक फायदे हैं। जैविक ईंधन प्लांट से पहला फायदा तो ये होगा कि पराली जलाने से धरती मां को जो पीड़ा होती थी उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरा फायदा कि पराली के निस्तारण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, इन सब से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रीन जॉब का क्षेत्र मजबूत होगा। तीसरा फायदा होगा कि जो पराली किसानों के लिए बोझ थी, वही उनके लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बनेगी। चौथा फायदा प्रदूषण कम होगा। और पांचवा लाभ ये होगा कि देश को एक वैकल्पिक ईंधन भी मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7-8 वर्ष में देश में पेट्रोल में लगभग 8% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इससे किसानों को आर्थिक लाभ हो रहा है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से बीते 7-8 साल में देश के करीब 50,000 करोड़ रुपए बाहर विदेश जाने से बचे हैं और करीब इतने ही 1,000 करोड़ रुपए इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हमारे देश के किसानों के पास गए हैं। यानी जो पैसे विदेश जाते थे वो एक तरह से हमारे किसानों को मिले हैं। श्री मोदी ने जैव ईंधन को प्रकृति की रक्षा का बड़ा आधार बताया। प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे देश में बायोफ्यूल या जैविक ईंधन प्रकृति की रक्षा का ही एक पर्याय है। हमारे लिए जैव ईंधन यानी हरियाली लाने वाला ईंधन, पर्यावरण बचाने वाला ईंधन, किसान भाई बहन तो सदियों से इतने जागरूक हैं कि बीज बोने से लेकर फसल उगाने और फिर उसे बाजार में पहुंचाने तक किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देते। प्रधानमंत्री ने गोबर धन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। गाय भैंसों से जो गोबर होता है, खेतों से जो कचरा निकलता है, उसके निपटारे के लिए सरकार ने गोबरधन योजना भी शुरू की है। गोबरधन योजना भी किसानों की आय बढ़ाने का एक और माध्यम बन रही है। आजादी के इतने दशकों तक हम फर्टिलाइजर हो, केमिकल हो, खाने का तेल हो, कच्चा तेल हो, गैस हो,
इनके लिए विदेशों पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानीपत में लगाए गए दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया है। ये परियोजना कचरे से कंचन बनाने के भारत के प्रयासों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इससे लगभग 2 लाख टन पराली से प्रतिवर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनेगा। इससे लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। श्री जगदीप धनखड़ कल देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर बाद 12:30 बजे उन्हें शपथ दिलाएंगी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। श्री धनखड़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रत्याशी के रूप में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं। श्री धनखड़ को 528 वोट और श्रीमती अल्वा को 182 वोट मिले थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को देश का 49वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को कार्यभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति ललित को अगस्त 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 9 नवंबर 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मे न्यायमूर्ति ललित को जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था। दिल्ली आने से पहले उन्होंने दिसंबर 1985 तक बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से अपील की है कि वे सदन में विभिन्न मुद्दे उठाने के लिए कायदे कानूनों का युक्तिसंगत इस्तेमाल करें। सभापति के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम दिन आज श्री नायडू ने कहा कि वे संतुष्टि के साथ पद छोड़ रहे हैं। इससे पहले राज्यसभा के महासचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने पिछले 5 वर्षों में वरिष्ठ अधिकारियों की वचनबद्धता और परिश्रम तथा सहयोग के लिए सराहना की। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना में राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्री यादव ने बताया कि सहयोगी दलों के साथ परामर्श के बाद मंत्रिमंडल का बहुत जल्द विस्तार होगा। कांग्रेस, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और वाम दलों ने बिहार में महागठबंधन सरकार को समर्थन दिया है। नीतीश कुमार ने कल इस्तीफा देने से पहले एनडीए से अलग होने की घोषणा करते हुए 164 विधायकों के समर्थन के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इनमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल है। बिहार विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 24 और 25 अगस्त को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 24 अगस्त को होगा। श्री नीतीश कुमार 25 अगस्त को अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार गठन के लिए नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार का यह आरोप सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप मुख्यमंत्री बनाया। फिर अब आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और अडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे? आप उसी वक्त कहते कि हमको इस बीजेपी से नहीं पटेगी। तो ये तो कमाल की बात है। 17 में आप दोबारा साथ आ गए, आराम से साथ रहे, 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, 20 का विधानसभा का चुनाव जीता, और जब 22 का अगस्त चल रहा है तो आप कह रहे हैं भाजपा हमको तोड़ने की कोशिश करती है। गोवा में सभी 186 पंचायतों के लिए मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया।
मतों की गिनती शुक्रवार को कराई जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 5,000 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। कुल 5,038 उम्मीदवार मैदान में हैं। 64 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने पाले कोठंबी से मतदान किया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मतदान लगभग 70% हुआ है। कुछ राजनीतिक नेताओं के रिश्तेदार भी मैदान में हैं। घर घर जाकर प्रचार करने पर जोर दिया गया था। बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग हुई। मुकेश थड़ी, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आज राज्य विधान परिषद में सदन का नेता चुना गया। सदन के पिछले नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री स्वतंत्र देव सिंह ने पिछले महीने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। केंद्र ने 31 अगस्त से हवाई टिकटों पर लगी किराया सीमा हटाने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई 2020 में हवाई किराए की सीमा तय कर दी थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एयर टरबाइन ईंधन की दैनिक मांग और कीमतों का विश्लेषण करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि उड्डयन क्षेत्र में स्थिति स्थिर हो रही है और सरकार को भरोसा है कि ये क्षेत्र निकट भविष्य में घरेलू यातायात में वृद्धि के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। 14 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें 11 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और airnews@gmail.com। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, एथेनॉल मिश्रण की प्रक्रिया शुरू करने के बाद से लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। जगदीप धनखड़ कल 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। न्यायाधीश उदय उमेश ललित देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रताप यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केंद्र ने 31 अगस्त से हवाई टिकटों पर लगी किराया सीमा समाप्त करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार की 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की योजना। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की 2 किस्तों के रूप में 1,16,000 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार ने कहा, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कॉर्बोवैक्स की एहतियाती खुराक के रूप में लेने का विकल्प उपलब्ध होगा। गोवा में सभी 186 पंचायतों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। और निर्वाचन आयोग कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक का आयोजन करेगा। अगर आप कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी तो फिर आपके लिए है ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम अभ्यास। आपके भेजे प्रश्न हम व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या abhyas.airnews@gmail.com पर रिसीव करते हैं और उसके उत्तर हमारे एक्सपर्ट सैटरडे रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है साइकोलॉजी और आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 10 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्र सरकार ने कर हस्तांतरण व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को 2 किस्तों में 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश को करीब 21,000 करोड़ रुपए, बिहार को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक और मध्य प्रदेश को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को उनके पूंजीगत और विकास खर्चों में राज्यों की स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार कर हस्तांतरण के वायदे पर कायम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वभौम डाक संघ के गठन के 11वें अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस अनुमोदन से डाक विभाग को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित अनुसमर्थन विलेख हासिल करने और उसे सार्वभौम डाक संघ के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक के पास जमा करने में मदद मिलेगी। इससे संघ के संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करेगा, जो सदस्य देशों द्वारा जल्द से जल्द कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संविधान में संशोधन की बहाली प्रदान करता है। संघ के 27वें कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संविधान में संशोधन संघ के अधिनियमों को और अधिक कानूनी स्पष्टता और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कॉर्बेवैक्स की एहतियाती डोज का विकल्प 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड टीका लगने के 6 महीने बाद कॉर्बेवैक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए एहतियाती खुराक के रूप में उपलब्ध रहेगा। श्री भूषण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से कोविन पोर्टल पर एहतियाती डोज लगाने के बारे में सभी जरूरी परिवर्तन किए जा रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पशुधन की त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक टीके का शुभारंभ किया। इस वैक्सीन को हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में विकसित किया गया है। श्री तोमर ने इस टीके को लंपी रोग के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इस अनुसंधान में वैज्ञानिकों ने सभी मानकों का पालन करते हुए 100% प्रभावी वैक्सीन विकसित कर ली है। ये वैक्सीन लंपी रोग से निजात दिलाने में कारगर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्द सरकारी बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जानकारी दी है। पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में इस सुविधा की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य में महिलाएं आज आधी रात से 12 अगस्त की मध्यरात्रि के बीच सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। राज्य परिवहन की बसों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज और स्टिकर भी लगे होंगे। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में मतदान वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका आयोजन 2021 और 2022 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के अनुभवों को साझा करने के साथ साथ चुनाव योजना, व्यय निगरानी और मतदाता सूची के बारे में चर्चा के लिए किया गया था। निर्वाचन आयोग कल नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक का आयोजन करेगा। ये बैठक चुनावों को समावेशी, सुगम्य और भागीदारीपूर्ण बनाने के विषय पर आयोजित की जा रही है। मंच की इस बैठक के बाद अगले महीने लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन मैक्सिको का राष्ट्रीय निर्वाचक संस्थान आयोजित करेगा। वैश्विक शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय मंच की बैठकों का उद्देश्य विश्व में निर्वाचक लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विश्व के निर्वाचक निकायों के बीच तालमेल बनाना और बौद्धिक तथा संस्थागत एकजुटता को प्रोत्साहन देना है। देश भर में नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डाकघरों में केवल 25 रुपये में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री हो रही है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि बड़ी संख्या में देशवासी ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल के माध्यम से झंडों का ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं। डाक विभाग देश भर में झंडों की आपूर्ति बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कर रहा है। मंत्रालय ने झंडों के समय पर आपूर्ति के लिए नागरिकों से अपने ऑर्डर 12 अगस्त की मध्यरात्रि तक देने का आग्रह किया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए शवगृह कर्मियों, रेहड़ी पटरी वालों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुद्रा योजना के कर्जदारों को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान
औपचारिक तोपों की सलामी के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई बंदूक का इस्तेमाल किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि इस वर्ष एक ऑनलाइन निमंत्रण पोर्टल भी शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम देश के पूर्व राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकट गिरी का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को। उन्होंने श्रमिक वर्ग के हित में साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम किया। वो श्रमिक संघ के एकमात्र नेता थे जो देश के राष्ट्रपति बने। I feel proud and honored by the citizens of Delhi to be present here on this great and memorable occasion, the eve of our Independence Day. This is not the time, if I may say so, for making speeches, but it's the time for action. In the first instance, we should remember the great martyrs, our great leaders, our father of the nation, our ex-prime ministers, who have sacrificed their all for securing independence. बरहामपुर और मद्रास में आरंभिक शिक्षा के बाद गिरी 1913 में डबलिन में प्रतिष्ठित किंग्स इन में शामिल होने गए। आयरलैंड में वे आयरिश प्रतिरोधी आंदोलन के बड़े नेताओं के निकट संपर्क में आए। इनमें 19वीं शताब्दी के मध्य में लंबे समय तक सेवारत रहे वहां के प्रधानमंत्री एमॉन डी वलेरा भी शामिल थे। गिरी की भेंट महात्मा गांधी से 1914 में हुई जब वे लंदन आए। गिरी एक युवा विद्यार्थी के रूप में उनसे मिलने गए। वापस लौटने पर गिरी ने मद्रास उच्च न्यायालय में पंजीकरण करा लिया, लेकिन 1920-21 के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। उन्हें पहली बार 1922 में शराब की दुकानों की नीलामी के विरुद्ध धरना देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। वीवी गिरी अखिल भारतीय रेलकर्मी परिसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1927 में उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया और ऐतिहासिक आंदोलन चलाकर ब्रिटिश प्रबंधन और सरकार को कामगारों से बातचीत के लिए बाध्य कर दिया। गिरी ने 1937 में मद्रास विधानसभा के चुनाव में बोबिल्ली के राजा को हराकर इतिहास रचा। इसके बाद वो मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी की प्रोविंशियल सरकार में श्रम मंत्री बनाए गए। 1947 में वो फिर टी प्रकाशम की सरकार में मद्रास के श्रम मंत्री बने, लेकिन सीलोन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किए जाने पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गिरी ने उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में भी देश की सेवा की। वर्ष 1967 में वीवी गिरी देश के उपराष्ट्रपति बनाए गए। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1969 से लेकर 1974 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। इस दौरान देश विदेश में कई बड़े बदलाव हुए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ब्रिटिश इंडिया काल की पूर्व रियासतों के लिए जारी प्रिवी पर्स को बंद कर दिया गया। 1 करोड़ से भी अधिक शरणार्थियों के भारत आ जाने के बाद पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। वीवी गिरी को उनकी जनसेवा के लिए 1975 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी विनोद किनारीवाला को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 1942 में 10 अगस्त को हुआ था। किनारीवाला का जन्म 20 सितंबर 1924 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था।
उन्होंने 8 अगस्त 1942 से शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी सक्रियता से भाग लिया। आंदोलन के दौरान किनारीवाला के कॉलेज के विद्यार्थी अहमदाबाद में एकत्र हुए। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्होंने 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का आह्वान किया। पुलिस के सहायक अधीक्षक अपने पुलिस बल के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे और विद्यार्थियों पर गोली बरसाने का आदेश दिया। इसी गोलीबारी में विनोद किनारीवाला आंदोलन स्थल पर ही शहीद हो गए। इस जांबाज शहीद को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम शहीद कुनार सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी के कुनार सिंह ने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से संघर्ष के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। कुनार सिंह को ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर लूटपाट, हत्या और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप लगाए गए। उन्हें 10 अगस्त 1858 को फांसी दे दी गई। देश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। जम्मू कश्मीर में आज सवेरे बडगाम जिले के वाटर हेल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी के जवाब में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में आतंकी मारे गए। मुठभेड़ स्थल से हथियारों और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 36 अंक कम होकर 58,817 पर बंद हुआ। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक बढ़कर 17,535 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की मजबूती से 79 रुपये 52 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था और ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य $94.95 प्रति बैरल पर था। भवानी देवी ने लंदन में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने सेबर श्रेणी के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की वेस लेवा को 15-10 से हराया। उन्होंने पिछली बार भी इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। श्रीमती मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि रक्षाबंधन भाइयों के लिए बहनों के प्यार और स्नेह की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि ये भाई बहन के अटूट बंधन को व्यक्त करने का भी अवसर है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि ये सहज प्रेम और पारस्परिकता का प्रतीक है। और अब कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। मुंबई में वर्षा के आसार हैं। कोलकाता और चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 20 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, शिलंग, कोहिमा, गंगतोक और ईटानगर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, एथेनॉल मिश्रण की प्रक्रिया शुरू करने के बाद से लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। जगदीप धनखड़ कल 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। न्यायाधीश उदय उमेश ललित देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रताप यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केंद्र ने 31 अगस्त से हवाई टिकटों पर लगी किराया सीमा समाप्त करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार की 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की योजना। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की 2 किस्तों के रूप में 1,16,000 करोड़ रुपए जारी किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।